नमस्कार। गांधी एट 150 इस यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर आंशु खेड़िया जी ने जिस तरह गांधी के 150वें जयंती वर्ष में उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके चिंतन और उनके दृष्टिकोण पर व्याख्यान प्रशस्त विद्वानों द्वारा कराने की एक श्रृंखला आरंभ की है, वो अभिनंदनीय है और मैं उनके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस श्रृंखला से जोड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस परिप्रेक्ष्य में आज आप सबसे हमको चर्चा करना निर्धारित है। भारतीय राष्ट्र की जो सांस्कृतिक एकता के सूत्र थे वो प्राचीन काल से भारत में चले आ रहे हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच धर्म और संस्कृति का एक गहरा तादात्म्य था। उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत जाता था, रामेश्वरम का गंगा जल से अभिषेक करता था, और दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत में आता था, काशी में गंगा में डुबकी लगाता था, तो मानता था कि उसका जीवन धन्य हो गया। चारों धाम की यात्रा शंकराचार्य जी ने जिस तरह से चार पीठों के द्वारा एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में राष्ट्र को पिरोने की कोशिश की, इसका सिलसिला हजारों साल पुराना था। लेकिन राष्ट्र केवल एक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं बल्कि एक राजनीतिक अवधारणा भी है, और सारी दुनिया में राष्ट्र की चेतना, राष्ट्रवाद की चेतना ये आधुनिक युग के साथ पल्लवित होती है। और भारत में ये शुरुआत भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलनों के साथ होती है, और महात्मा गांधी के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की और भारतीय राष्ट्रवाद के परिपक्वता अर्जित करने की प्रक्रिया परिपूर्ण होती है। वो एक मुकम्मल शेप लेती है उनके साथ। भारत की आधुनिकीकरण की जो यात्रा है वो नवजागरण के आंदोलनों से शुरू होती है, जो अंग्रेजों के आने के बाद तीन तरह की तो नई संस्थाओं से हमारा परिचय होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में, और उनके साथ नई वेस्टर्न वैल्यूज इंडियन सोसाइटी में आती हैं जिनसे हम मुखातिब होते हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई नया परिचय होगा किसी घटनाक्रम से, किन्हीं मूल्यों से, किसी संस्थाओं से, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, और यह क्रिया प्रतिक्रिया दो स्वरूपों में होती है। एक तो प्रतिक्रिया इस प्रकार की होती है कि चलो अच्छा है, इन अंग्रेजों के माध्यम से मॉडर्न वैल्यूज से हमारा साक्षात्कार हो रहा है, हमें उन जीर्ण शीर्ण प्रथाओं परंपराओं से बाहर निकलने का एक अवसर उपस्थित हुआ है। इससे एक रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड इमर्ज करता है, एक सुधारवादी चेतना को उभार प्राप्त होता है। और दूसरी चेतना इसके विपरीत कि हमें किसी सुधार के लिए अंग्रेजों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने अतीत की तरफ मुड़ करके देखें, वहां बहुत कुछ है जो तर्क संगत है, विवेक संगत है, फिर से स्थापित किए जाने योग्य है, तो हम उसे पुनर्स्थापित करें। इसे कह सकते हैं एक रिवाइवलिस्ट ट्रेंड, पुनरुत्थानवादी चेतना। ये दोनों तरह के जो आंदोलन हैं ये समाज सुधार और धर्म सुधार के क्षेत्र में शुरू होते हैं, लेकिन इनकी अपरिहार्य परिणति राजनीतिक सुधार आंदोलनों में होती। और जब इसके राजनीतिक संस्करण इस आंदोलन के सामने आते हैं तो जो सबसे पहली राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था सामने आती है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसमें ये दोनों धाराएं हमको सुस्पष्ट काम करती हुई दिखाई देती हैं। एक तरफ सुधारवाद की धारा जो हमें उदारवादी राष्ट्रवाद की तरफ ले जाती है, और दूसरी तरफ पुनरुत्थानवाद की चेतना जो हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वहां से होते हुए और आगे धार्मिक राष्ट्रवाद की चेतना तक भी ले जाती है। ये दोनों समानांतर धाराएं थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में।
हम एक को नरम दल के रूप में जानते हैं, दूसरे को गरम दल के रूप में। एक तरफ फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो दूसरी तरफ लाल बाल पाल थे। दोनों की कार्य पद्धतियां अलग, एक संविधानवादी कार्य पद्धति की बात करता था तो दूसरा डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बात करता था। एक समानांतर प्रवाह, और लगता था इसमें मेल नहीं हो सकता, और बाद में कांग्रेस दो टुकड़े में इस वैचारिक मतभेद के चलते टूट भी जाती है 1905 की बनारस कांग्रेस में। तो आशंका थी लेकिन विभाजन नहीं हुआ। गोखले जैसा बड़ा आदमी अध्यक्ष था, और बड़ा आदमी जब नेतृत्व करता है तो घर की जूठन बचा लेता है। 1906 की कलकत्ता कांग्रेस में भी नेहरूजी अध्यक्ष थे, लेकिन 1907 की सूरत कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो पुनरुत्थानवादी चेतना से उत्प्रेरित तबका था, जिसे हम गरम दल के रूप में जानते थे, वो अलग हो जाता है। बाद में वो लोग फिर कांग्रेस में वापस लौटते हैं। और गांधी की बात करें तो गांधी इन दोनों चेतनाओं का आगे चल करके एक समन्वय, और समन्वय शब्द मुझे छोटा लगता है, बौना लगता है, इसलिए मैं संगम शब्द का प्रयोग करता हूं। जिन किसी ने भी नदियों के संगम देखे होंगे, सबसे बड़ा संगम प्रयागराज में है, जहां गंगा और यमुना का उस त्रिवेणी पर सरस्वती तो नहीं दिखाई देती, लेकिन गंगा और यमुना का दृश्य संगम है। वहां होली डिप के लिए जब कोई जाता है तो सामान्य दिनों में जाने पर तो वो नाव लेके कोशिश उसकी होती है कि वो वहां बीच धारा में पहुंचे जहां दोनों धाराएं आपस में यूं आके टकराती। वहां नाव के ऊपर खड़े होकर के अगर देखे तो एक तरफ बाएं तरफ गंगा का पानी, दूसरी तरफ यमुना का पानी मीलों तक दिखाई देता है, साफ साफ, क्योंकि दोनों का रंग अलग अलग होता है। लेकिन जब वो पानी एकाकार होकर के आगे बढ़ता है, काशी तक आता है और आगे जाता है, तो वहां गंगा जल भर करके अगर किसी लेबोरेटरी को, किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी को दिया जाए और कहा जाए कि इससे गंगा जल और यमुना जल अलग कर दीजिए, तो यह असंभव हो जाता है। इस एकाकार हो जाना, इसे कहते हैं संगम। तो गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में ये जो दोनों धाराएं थी, राष्ट्र निर्माण के चिंतन से दोनों जुड़ी हुई वैचारिक धाराएं थी, उनके बुनियादी मतभेद भी थे, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से सक्रिय धाराएं थी। गांधी में इन दोनों का संगम हो जाता है। गांधी में गोखले भी हैं, जिनको वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, तो गांधी में तिलक भी हैं। गोखले की मॉरल पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी, संविधानवादी कार्य पद्धति, संविधानवादी रीति नीति से कानून के दायरे में काम करना, ये सब गांधी में और उनके सत्याग्रह में था। और दूसरी तरफ तिलक जी महाराज के आग्रह, डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, बाइकॉट, स्वदेशी, ये सारे कार्यक्रम भी गांधी अपनाते हैं। क्या विलक्षण संगम था। गुरु मानते हैं गोखले को और कार्यक्रम अपनाते हैं तिलक जी महाराज के। और इतिहास में गांधी के बाद फिर नरम दल और गरम दल की लकीरें इतिहास के पन्नों पर हमको नहीं दिखाई देती, और गांधी के साथ ये दोनों धाराएं एकाकार होकर के राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य प्रवाह बनती हैं। और गांधी के साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत का है, भारत की स्वतंत्रता का है, वो राष्ट्रीय जन आंदोलन बन जाता है। गांधी अफ्रीका से बीच में 2 बार अफ्रीका जाते हैं वो अब्दुल्ला भाई के मुकदमे के लिए, और फिर लंबा समय अफ्रीका में उनका बीतता है, और अफ्रीका से ही सारी दुनिया के राजनीतिक क्षितिज पर गांधी को जाना जाने लगता है। बीच में वो 2 बार लौटते हैं हिंदुस्तान। 1896 में लौटे, और लौटे थे, उद्देश्य था कि अभी लंबा वहां रहना पड़ेगा, तो परिवार को ले जाने के लिए लौटे थे। मुंबई रहे, फिर मुंबई से पूना गए, और पूना में जो गांधी ने सभा अफ्रीका के इशू पे रखी, उस सभा में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया।
उसमें तिलक जी भी महाराज आए और गोखले जी महाराज भी उसमें आए और अध्यक्षता उन्होंने भंडारकर से कराई। फिरोज शाह मेहता भी उसमें आए। तो एक गजब की समन्वयी गतिशीलता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में अंतर्निहित थी। वो जो तीनों बड़ी विभूतियां थी, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी कहते थे कि जब मैं फिरोज शाह मेहता जी को देखता हूं तो मुझे हिमालय की ऊंचाई दिखाई देती है और हिमालय पे चढ़ना कठिन होता है। फिर वो कहते थे कि तिलक जी महाराज को देखता हूं तो उनके में मुझे समुद्र की गहराई दिखाई देती है, डूबने का डर भी होता है उस गहराई में। लेकिन गोखले जी के लिए वो कहते थे कि वो मुझे गंगा की तरह सहज प्रवाह गोपाल कृष्ण गोखले को दिखाई देता है, जिसमें तैरना भी आसान है और एक डोंगी लेकर के यात्रा करना भी, जल विहार करना भी आसान है। वही गांधी 1901 में फिर वापस आते हैं अफ्रीका से, क्योंकि उस समय आए थे तो फिर लौटते हैं और 1901 में फिर आते हैं। 1901 की कलकत्ता कांग्रेस में भी वो शामिल होते हैं। वहां एक प्रस्ताव पारित कराने में भी सफल होते हैं अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के मसले पर। और वहां से वापसी में वो काशी भी आते हैं। काशी में जो उनको यहाँ की गलियों की गंदगी या पंडों से जो परेशानी, इन सब का जहाँ उल्लेख आता है उनकी उस यात्रा में, वहीं उनके गंगा स्नान का भी उल्लेख आता है। और गंगा स्नान करके दशाश्वमेध घाट पर जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यास बैठ करके कथा कह रहा था और कुछ लोग बैठ के सुन रहे थे। वो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का भाष्य कर रहा था। वो चौपाई थी रावण रथी विरथ रघुवीरा। युद्ध के मैदान में रावण ऐश्वर्य के रथ पर आरूढ़ वैभवशाली सेना और दूसरी तरफ बंदर भालुओं की सेना के साथ जमीन पर तीर धनुष लिए भगवान राम विरथ खड़े हैं। लेकिन वो व्यास भाष्य कर रहा था उस चौपाई का, और वो कह रहा, उसने कहा कि लेकिन अंत में जीत रावण की नहीं होती, जीत राम की होती है। और उसकी वजह यह थी कि राम सत्य के रथ पर आरूढ़ थे और रावण असत्य के रथ पर आरूढ़ था। ये सुनने के बाद गांधी के मन में ये प्रेरणा आई कि जहां रावण खड़ा था वहीं तो ये ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा है, और जहां राम खड़े थे वहां हम सब खड़े हैं। तो जैसे एक दिन रावण के खिलाफ राम की विजय हुई, उसी दिन तरह एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हम सबकी भी जीत होगी। तो इस तरह से एक प्रेरणा, एक संकल्प और एक आत्मविश्वास अपनी उस काशी यात्रा में उन्होंने डिराइव किया, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को पराभूत करने का। वो गांधी फिर अफ्रीका वापस जाते हैं। और अफ्रीका का जो प्रवास था गांधी का, उसमें ढेर सारी घटनाएं भारतीय राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उन सब की चर्चा प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन एक घटना की चर्चा निश्चित रूप से प्रासंगिक है। गांधी जब पहली बार के प्रवास में अफ्रीका में थे तो वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे, रेलगाड़ी से, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, बोनाफाइड पैसेंजर थे, फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास था। लेकिन मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें एक अंग्रेज यात्री के कहने पर रेल के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने, रेल पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उतरने को कहा। उन्होंने इनकार किया तो उन्हें उनके सामान के साथ पुलिस बुला करके रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर भेज दिया गया प्लेटफॉर्म पर। उनसे कहा गया था कि आप पीछे किसी डिब्बे में जाके बैठो, अश्वेत व्यक्ति फर्स्ट क्लास में कैसे यात्रा कर सकता है, भले तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। गांधी प्लेटफॉर्म पर गिरे और ट्रेन चली गई। गांधी जो गिरे थे वो गांधी दूसरे थे,
और जो गांधी उठकर के खड़े हुए थे वो गांधी दूसरे गांधी थे। जो उठकर के गांधी खड़ा हुआ था वो एक नए संकल्प का गांधी था, अन्याय के प्रतिरोध, अन्याय के सत्याग्रही प्रतिरोध के संकल्प का। और सच कहें तो उस घटना के साथ गांधी के हृदय में जो भाव अंकुरित हुए वही उनके सत्याग्रह की जो अणु शक्ति थी उसके अंकुरण के भाव थे। तो इस तरह गांधी अफ्रीका का लंबा अपना प्रवास खत्म करके जब अंतिम रूप से हिंदुस्तान लौटते हैं 1915 में, 9 जनवरी की तारीख थी। और 1915 में जब गांधी आए तो अपने गुरु गोखले से मिले पूना में। वो गोखले जी ने कहा कि संदेशा है गवर्नर से भी मिलते आइए, तो वो गवर्नर को भी मिले बंबई में। और फिर गोखले जी से जब वो मिले तो पूछा कि मैं करूं क्या। स्वास्थ्य बहुत खराब था गोखले जी का, थोड़े दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। तो गोखले ने कहा कि मैं क्या बताऊं कि क्या करो, घूमो हिंदुस्तान को, घूमो, अपने आप समझ में आएगा क्या करो। और गांधी इस गुरुमंत्र पर हिंदुस्तान घूमने लगते हैं। गांधी अफ्रीका से जब लौटे थे तो काफी कुछ सत्याग्रह की शुरुआत 1907 में मानी जाती है अफ्रीका से। 2007 में शताब्दी मनाई थी दुनिया ने गांधी के सत्याग्रह की। तो अफ्रीका में ही काफी गांधी का रूपांतरण हो चुका था। और जब भारत लौट करके आए तो वो गुजराती और रंग की हिंदुस्तानी पोशाक पहना करते थे। उनका हैट, सूट, बूट, टाई ये सब उतर चुका था। और जैसे जैसे गांधी घूमते हैं वैसे वैसे गांधी का रूपांतरण होता चला जाता है। एक घटना एडनबरो ने अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, एक अंग्रेज ने अच्छी फिल्म बनाई थी गांधी पर। एक ये घटना वो भी दिखाते हैं, डायलॉग भी दिखाते हैं वो। लेकिन जो घटना उन्होंने दिखाई है गांधी के रूपांतरण की वो काल्पनिक घटना है, क्योंकि वो आधा सच भी नहीं था, तिहाई सच था। और पूरा सच दिखाने का साहस उस अंग्रेज के पास नहीं था। वो दिखाते हैं कि रेल से गांधी यात्रा कर रहे हैं। रेल लाइनें अंग्रेजों ने बिछाई दी थी, अपने व्यापारिक स्वार्थ में बिछाई थी, बाजार के स्वार्थ में बिछाई थी, लेकिन तीर्थ यात्रा करने की मनाही तो थी नहीं हमें आपको। तो वो देखते हैं कि रेल से घूम रहे हैं, एक जगह सिग्नल नहीं है, रेल खड़ी हो जाती है, देर तक खड़ी रहती है। और नीचे एक पुल है जहां गांधी का डब्बा रुका था और पुल के नीचे एक नदी बह रही होती है। गांधी नदी की तलहटी में मुंह हाथ धोने के लिए उतर जाते हैं। वो देखते क्या है कि पत्थर पर एक बहाव की तरफ और थोड़ी दूर पर एक युवती बैठी है और उसने एक धोती को एक तरफ से अपने तन को उससे ढका हुआ है और दूसरी तरफ से उसी धोती को पानी में पत्थर पर साफ कर रही है, कचार रही है। उसका अधरंगा सा स्वरूप, एक धोती में जीने की व्यथा। गांधी उसे घूर के देखते हैं, वो सकुचाती है। वो भावुक होते हैं, अपना अंगरखा उतारते हैं, बहा देते हैं। उसके पास पहुंचता है तो झपट के ओढ़ लेती है। उसके बाद वो गांधी का रूपांतरण दिखाते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। गांधी 1916 में, साल भर बाद भी, बसंत पंचमी पर जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय ने की थी तो बनारस भी आए थे। और बनारस में जिन लोगों ने देखा था गांधी को, सुना था गांधी को, वो बताते थे कि जब गांधी आए थे तो गांधी धोती लंबा, कुर्ता लंबा, डंडा लंबा, झोला वाले गांधी थे। लेकिन वो गांधी और रूपांतरित होते हैं। जो सच घटना है वो नारायण भाई देसाई अपनी गांधी कथा में सुनाया करते थे। वो उड़ीसा के पास, उड़ीसा में कटक के पास किसी गांव की है। गांव में गांधी का पड़ाव था, जहां गांधी पड़ाव डालते थे वहां सभा भी शाम को करते थे। दूसरे दिन काफिला आगे जाना था, बा भी साथ में थी और बा गांव में लोगों से मिलने जुलने निकल गई। कस्तूरबा मिलते मिलते गांव के दूसरे छोर तक चली गई और जब वापस लौटने लगी तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में कुंडे चढ़े हुए हैं, ताले लटके हुए हैं।
उनको लगा कि सभा का समय होने वाला है गांधी की, लगता है लोग उधर चले गए बापू की सभा में। एक घर में कुंडा लटका हुआ था, उन्होंने कुंडा खटखटाया, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। बार बार खटखटाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो उन्होंने आवाज लगाई कि भाई आप लोग भीतर बैठी हो, आप बात भी कर रही थी, आवाज आ रही थी, लेकिन मैं कब से आवाज लगा रही हूं, कोई निकलता क्यों नहीं। बहुत आग्रह के बाद तो थोड़ा सा पट खुला, एक युवती उसमें से झांकी। बा ने पूछा कि आपको पता नहीं आपके गांव में गांधी आए हुए हैं? तो उसने कहा नहीं पता तो है। फिर ये नहीं पता उनकी सभा होने जा रही है? कहा नहीं ये भी पता है। फिर पूछा कि जाने का मन नहीं हुआ क्या आपका? बोले नहीं मन तो था। फिर आप गई क्यों नहीं? हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नहीं बता सकते। बहुत आग्रह किया तो खुली वो औरत, उस युवती ने बताया, कहा बा हम घर में 3 हैं, मैं हूं, मेरी सास है और मेरी ननद है, लेकिन हम 3 के बीच घर में पहनने के लिए केवल एक धोती है, इसलिए हम में घर से बाहर एक बार में केवल एक ही जाया करता है, और हम तीनों में कौन गांधी की सभा में जाए और कौन न जाए, इस उधेड़ बुन में हम तीनों नहीं गए। ये वाकया रात को बापू को बताती है। पूरी रात वो सो नहीं पाते, बहुत व्यथित। सवेरे काफिला तैयार था आगे जाने के लिए, लेकिन बापू का पट नहीं खुल रहा था। लोग परेशान की तबीयत खराब हो गई, निकल नहीं रहे, क्या हो गया। और जब देर से वो निकले, उन्होंने कहा चलो, तो लोग देख के दंग, कि उनके हाथ में एक लंबा डंडा था और उनके शरीर पर घुटने तक केवल एक धोती थी। और इसके बाद उस महात्मा ने ताजिंदगी इससे ज्यादा कपड़ा केवल इसलिए नहीं पहना कि जिस मुल्क में एक कपड़े में 3-3 लोग जीने के लिए मजबूर हों, उसमें रह करके इससे ज्यादा कपड़ा पहनने का मुझे कोई नैतिक अख्तियार नहीं। और गांधी का ये जो रूपांतरण है, ये केवल गांधी का रूपांतरण नहीं था, गांधी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे का और पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण था। गांधी के साथ पूरी भारतीय राजनीति जन अभिमुख स्वरूप ग्रहण करती। भारत की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बन जाता है, मास मूवमेंट बन जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन 1945 में। देश ने उसे स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। ऐसे लोगों को हर 5 साल पर बदलने वाले भारत के राष्ट्रपति पर, उस शब्द पर आपत्ति नहीं होती, राष्ट्रपिता शब्द पर होती है। खैर ऐसे छोड़िए, ऐसे लोगों की चर्चा। ऐसी संतानें भी होती हैं जिनको बाप को बाप कहने में दिक्कत होती है। लेकिन कहा किसने था गांधी को फादर ऑफ नेशन? गांधी से सबसे ज्यादा इतिहास में जिनकी असहमतियां मानी गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ ने या पूना विद्यापीठ ने, जामिया ने और बिहार विद्यापीठ ने खिताब नहीं दिया था उनको, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी नहीं दिया था। उनसे सबसे ज्यादा मतभेद रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा। राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते अक्सर मैं सोचता हूं कि क्या सोच के कहा होगा, और मुझे यही समझ आता है कि गांधी भारत के 5000 वर्ष के इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में एक साझी राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित होकर के, एक साझे राजनीतिक उद्देश्य से, एक साझे राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बनकर, एक साझे राजनीतिक आह्वान पर, एक साझे राजनीतिक नेतृत्व में हिंदुस्तान का आम आदमी, गांव गिराव का आदमी, खेत खलिहान का आदमी
वो घुटने तक धोती पहनने वाला आम हिंदुस्तानी उठ खड़ा होता है राजनीतिक चेतना से आंदोलित होकर के और बढ़ चलता है स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उसके गले में वरमाला डालने की संघर्ष भरी यात्रा पर। मिलकर के लड़े होंगे राजे रजवाड़े, बहुत सारे पुराने नवाब, कोई लड़ाइयां उससे पहले, लेकिन हिंदुस्तान का खेत खलिहान से जुड़ा हुआ आम आदमी किसी साझे राजनीतिक आंदोलन का, एक साझी राजनीतिक चेतना से प्रेरित होकर के हिस्सा बने, ये असहयोग आंदोलन में पहली बार हुआ 1920 के पूरे भारत के इतिहास में। और इसके साथ एक परिपूर्णता प्राप्त होती है भारतीय राष्ट्रवाद की, जिस चेतना का विकास नवजागरण के आंदोलनों के बाद से लगातार चल रहा था, उस राष्ट्रीय चेतना को, उस राष्ट्रीयता के भाव को, भारतीय राष्ट्रवाद को और भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक परिपक्वता प्राप्त होती है। ये गांधी उसी 1916 में लखनऊ कांग्रेस में भी जाते हैं। लखनऊ में, अमीनाबाद में गंगा प्रसाद धर्मशाला है, वहीं वहां भी बहुत सारे कांग्रेस के डेलीगेट्स के रहने की व्यवस्था थी, कुछ के टेंट भी लगे हुए थे, एक टेंट में गांधी भी थे। वहां लखनऊ में 1916 में गांधी से 2 ऐतिहासिक मुलाकातें होती, जिनका आने वाले दिनों के भारतीय राष्ट्र निर्माण पर गंभीर और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। पहली मुलाकात तो इलाहाबाद से आए हुए उस नौजवान की, जो आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा रहनुमा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात गांधी से वहीं होती है। और दूसरी मुलाकात इतिहास से आए हुए एक बड़े साधारण गरीब किसान राजकुमार शुक्ल की। वो चंपारण के निलहे किसानों की व्यथा लेकर के आए थे, कांग्रेस के सब नेताओं से मिल चुके थे कि आप उठाइए कांग्रेस में ये मसला, लेकिन सबने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, फिर कभी देखेंगे, अभी तो दूसरे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था लखनऊ कांग्रेस में। सबसे अंत में वो गांधी के कैंप में जाते हैं और गांधी ने भी उनकी बातें गौर से सुनी और उनसे सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बात सच है कि मैं सत्य का आग्रही हूं, मैं सत्याग्रह की तरफ कदम बढ़ाता हूं, लेकिन मैं कदम आगे तब तक नहीं बढ़ाता जब तक मैं तस्दीक न कर लूं कि यह सचमुच में सत्य है। इसलिए आप चिंता नहीं करो, मैं पहले इसकी छानबीन करूंगा और जरूरी हुआ तो मैं चंपारण आऊंगा। वहां से गांधी कानपुर जाते हैं, सुगुल जी वहां भी पहुंच जाते हैं, आश्रम पहुंचते हैं अपने साबरमती, तो वहां भी पहुंच जाते हैं और अंत में तारीख तय हो जाती है। उन्होंने कहा मैं कलकत्ता आऊंगा, वहीं से आके मुझे ले चलना। अप्रैल 1917 में गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना आते हैं। उनके एक परिचित वकील के यहां जाते हैं, लेकिन वो वकील, वो मुवक्किल का संबंध था। फिर तय हुआ कि राजेंद्र बाबू के यहां चलो, तो राजेंद्र बाबू पता चला पुरी गए हुए थे, कल आएंगे लौट करके, अभी या 1-2 दिन अभी लगेगा। और राजेंद्र बाबू के यहां बरामदे में रात बिताई गांधी ने। दूसरे दिन लंदन में पड़े हुए थे, साथ में मजहरुल हक साहब याद आया, कांग्रेस में भी थे, उन दोनों मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उनको फोन किया तो वो अपनी कार लिए हुए भागे आए, अपने घर ले गए। फिर वहां से यात्रा का कार्यक्रम बना और शाम की गाड़ी पकड़ करके मुजफ्फरपुर और फिर मोतिहारी। वहां गांधी ने जब जांच पड़ताल का काम शुरू किया तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, उनको समन इशू हो गया, मुकदमा चला और गांधी के साथ दूसरी तरफ मजमा और भीड़ जुटने लग गई। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए, प्रशासन के समझ में नहीं आया कि कैसे
गांधी के इस सत्याग्रह का सामना करें। कोई कानून तोड़ नहीं रहे हैं, कोई सरकारी कामकाज में बाधा नहीं डाल रहे हैं, कोई ईटा पत्थर नहीं चला रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं पैदा कर रहे हैं, सत्य का आग्रह लेकर के आए हैं। और अल्टीमेटली फिर गांधी को रिहा करके और उनको अनुमति दे दी जाती है कि आप अपनी जांच पड़ताल जारी रखो। और फिर गांधी का लंबा प्रवास वहां चलता है, बहुत सारे बुनियादी शिक्षा वगैरह के भी काम वहां शुरू होते हैं। ये गांधी का जो चंपारण का आंदोलन था, ये चंपारण का आंदोलन, इसकी तुलना मैं राजस्थान के पोखरण से करता हूं, जहां 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2 बार परमाणु शक्ति का सफल परीक्षणात्मक प्रयोग हुआ था। ठीक उसी तरीके से चंपारण का सत्याग्रह गांधी की सत्याग्रह की अणु शक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला थी। और उस सफल प्रयोग को गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन में नेशनल कैनवास पर उतारने का काम किया, राष्ट्रीय फलक प्रदान किया। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक समूचे हिंदुस्तान के आम आदमी, गांव गिराव को के आदमी तक को गांधी ने एक राजनीतिक चेतना, एक साझी राजनीतिक चेतना से आंदोलित करके खड़ा कर दिया था। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसके साथ एक रूपांतरण पूरी भारतीय राजनीति का होता है। और असहयोग के साथ भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो एक एलिटिस्ट मूवमेंट की तरह चलता था, पढ़े लिखे विशिष्ट लोग साल में 2-3 बार इकट्ठा होते थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव वगैरह पारित करते रहते थे, सरकार को, प्रशासन को नाप करते रहते थे, खटखटाते रहते थे, प्रार्थना, प्रतिवेदन, पुनर्विचार की अपील, ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन गांधी के साथ वो एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता है और इसके साथ राष्ट्रवाद को एक परिपूर्णता प्राप्त होती है। ये जो राष्ट्र की चेतना है, ये गांधी की राष्ट्र की सोच, उनकी राष्ट्रीय चेतना में संकीर्णता के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। वो बड़ी व्यापक अवधारणा थी उनकी। जैसे स्वदेशी की अवधारणा उनकी व्यापक थी, वैसे राष्ट्रवाद की भी उनकी अवधारणा व्यापक थी। एक ऐसा राष्ट्रवाद जो व्यक्ति को भी जोड़ता हो और पूरी मानवता को भी जोड़ता हो, दोनों की जो धुरी हो, इस प्रकार का राष्ट्रवाद। और क्योंकि उनकी स्पष्ट धारणा थी कि कोई राष्ट्रवाद पनप ही नहीं सकता दूसरे राष्ट्रों को रौंदने की परिकल्पना के साथ, उसकी चाहत के साथ, उसकी इच्छा के साथ। गांधी के लिए राष्ट्रवाद का उस समय कोई सबसे पहला अर्थ था तो वो था कि भारत स्वतंत्र हो। और उनका राष्ट्रवाद पूरी मानवता का पूरक था। उसमें किसी आंगवादी घृणा के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं था। और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया है गांधी ने, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय एकीकरण कोई पैचअप वर्क नहीं था, विभिन्न भाषाओं, धर्मों, समुदायों को पैचअप करना। ये नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण से गांधी का अभिप्राय नहीं था। वो कहते थे कि ये राष्ट्र जो है, या ये जो राष्ट्रीय एकीकरण है, वो यूनियन ऑफ हार्ट्स है, वो हृदयों का संग है, दोनों को, लोगों के दिलों का संग है, दिलों को जोड़ने वाला भाव है। और एक समान लोग सारे देश में, सभी समान और समान लोगों के हृदय के भावों की साझेदारी ही राष्ट्रवाद है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद एक सकारात्मक भाव है, एक स्वस्थ भाव है, जिसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता और किसी प्रकार की ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए और किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सबके सुख दुख का साझापन जो
पूरे राष्ट्र को एक साझे उद्देश्य और साझे लक्ष्य से जोड़ता है, राजनीतिक चेतना के साथ जोड़ता है, और सभी लोगों की समान साझेदारी, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे की संस्कृति का, रहन सहन का, खान पान का जो विभिन्नताएं हैं, इन सब का समादर करते हुए, इन सब का सम्मान करते हुए। गांधी मानते थे कि देश में मतभेद हैं, ये सही है, लेकिन इसमें मुझे कोई संशय नहीं कि एक दिन सभी के दिल मिलेंगे और ये दिलों के साझेपन की जो राष्ट्रीय चेतना का भाव है, ये एक वटवृक्ष की तरह पूरे देश पर छा जाएगा। इसलिए गांधी का मानना था कि जो भी लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे सब के सब भारत माता की संतान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों। इसलिए राष्ट्र केवल रक्त संबंधों की एकता का भाव नहीं है, वो एक भावनात्मक बंधन है, वो एक भावनात्मक अनुबंध है, राष्ट्र की चेतना। इसी भाव को बहुत अच्छे ढंग से उनके सबसे बड़े शिष्य जवाहरलाल जी ने अहमदनगर जेल में बैठ करके जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, तो उसमें उन्होंने लिखा है, शुरुआती चैप्टर है हिंदुस्तान की कहानी, जो संक्षिप्त संस्करण हिंदी में है, उसे पढ़े तो 1 पेज का चैप्टर है, शायद चौथा होगा, भारत माता की जय। बड़ी चर्चा होती है आजकल भारत माता की जय की, और उस पर लिखा है नेहरू ने कि भाई मैं शहरों में जाता था तो अलग ढंग से बातचीत करता था, और गांव में जाता था तो अलग ढंग से। गांव में थोड़ा बातचीत और संवाद की शैली में लोगों से मुखातिब होता था, क्योंकि शहर और गांव में लोगों को अलग अलग ढंग से वैचारिक खुराक की जरूरत होती है। और जब मैं गांव में जाता था, ऐसे एक गांव में उन्होंने लिखा कि मैं पहुंचा, शायद राजस्थान का कोई गांव था, सैम बेनेगल ने भी अपने सीरियल में दिखाया है कि वो बैलगाड़ी की रेलिंग पे बैठ के चले आ रहे हैं, पेड़ों के झुरमुट से उनकी बैलगाड़ी आ रही है, लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाते हुए एक झुंड किसानों का दौड़ करके आगे जाता है, और फिर उनकी बैलगाड़ी के आगे आगे नारा लगाते हुए आता है, और आते ही एक चौकी लगी है, उस पर खड़े हो जाते हैं नेहरू और सीधे बातचीत शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक सवाल से अपनी चर्चा शुरू की और कहा, भाई मैं जहां जाता हूं ये नारा बहुत लगता है, भारत माता की जय। ये कौन है भारत माता जिनकी जय आप लोग बोलते हो, क्योंकि आप भी लगा रहे थे, ये है कौन भारत माता? अब नारा तो लगाते हैं, लेकिन है कौन? अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। अंत में हट्टा कट्ठा नंगे बदन धोती पहने एक जाट किसान बैठा था, कहा भाई तुम बताओ। तो बोला, वे पंडित जी ये अपनी धरती मां। तो कौन सी धरती? खास तुम्हारे गांव वाली, या तुम्हारे तहसील की या जिले की, या तुम्हारे सूबे की, या पूरे हिंदुस्तान की? तो उसने कहा, पंडित जी पूरे हिंदुस्तान की। फिर सवाल किया कि केवल धरती या और भी कुछ? करे पंडित जी जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब? तो कहा इतना ही या और भी कुछ? तो उसने हथियार डाल दिया, कहा पंडित जी आप ही बताओ ना। तो उन्होंने कहा कि बेशक जो आप ये समझते हो, ये धरती मां जो हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, सबका पालन करती है, ये धरती मां भारत मां है। लेकिन केवल ये धरती भारत मां नहीं है, इस धरती पर आबाद जो हिंदुस्तान का हर बाशिंदा है, बिना भेदभाव के, वो सब इस धरती के साथ मिल करके भारत माता है। इसलिए जब भारत माता की जय आप बोलते हो तो अपनी भी जय बोलते हो, उनकी भी जय बोलते हो, उनकी भी जय बोलते हो, सबकी जय बोलते हो। गांव वालों को लगा कि उन्हें राष्ट्रवाद का कोई बड़ा गूढ़ रहस्य समझ में आ गया। यही भाव तो गांधी के हैं, ये गांधी से इनहेरिट किए हुए भाव, एक साझी चेतना का भाव है ये राष्ट्रवाद, जो बिना किसी भेदभाव के समान लोगों के हृदय को जोड़ता है, हृदय के तारों को जोड़ता है। इसलिए हर भारतवासी की
ऐसी साझी जो चेतना है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, उन सब का जो समुच्चय है वही राष्ट्र है। और गांधी ने साफ कहा कि जहां तक धर्म का सवाल है तो ये तो हमारा निजी मामला है, यानी इसका राष्ट्र लेना देना नहीं। ये एक सहायक है, धर्म और संस्कृति भी सहायक है राष्ट्र निर्माण में, लेकिन ये नियामक तत्व नहीं हो सकता, अकेला नियामक तत्व नहीं हो सकता राष्ट्र का। गांधी के धर्म और राजनीति के रिश्तों की अगर बात हो तो मैं 2 वाक्य गांधी के कोट करूंगा आपको। गांधी कहते हैं, यदि मैं शासक होता तो मैं धर्म और राज्य को अलग अलग रखता। मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं, मैं अपने धर्म के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, राज्य को इससे कुछ लेना देना नहीं। गांधी का दूसरा वाक्य, धर्म के बिना राजनीति विधवा है। लोग कहेंगे कि ये तो दोनों कंट्रडिक्शन है। सच ये है कि इनमें कहीं कंट्रडिक्शन नहीं है। धर्म की उनकी दृष्टि को समझना पड़ेगा। धर्म के 2 पक्ष, एक धर्म का सामान्य पक्ष, दूसरा विशेष पक्ष। सामान्य धर्म को आप नैतिक धर्म कह सकते हो और विशेष पक्ष को संस्थागत धर्म कह सकते हो, जिसमें पूजा पद्धति, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे, उनकी संरचनाएं, इन सब में भिन्नताएं होती हैं। विशेष धर्म और संस्थागत धर्म में भिन्नताएं होती हैं, आस्था और विश्वास से लेकर के उसका जो बाह्य स्वरूप है उन सब पे। लेकिन जो नैतिक धर्म है उसके मूल्य सारी दुनिया के सभी धर्मों में साझे होते हैं, कोई भिन्नता नहीं होती उसमें। सत्य सत्य है, लकड़ी है तो सत्य है, वो है हिंदुस्तान वाले के लिए भी, अमेरिका वाले के लिए भी है। वो बिजली का बैड कंडक्टर है तो किसी को करंट नहीं मारेगा। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान वाले को नहीं मारेगा, अमेरिका वाले को मार देगा, पाकिस्तान वाले को मार देगा। और लोहा है तो गुड कंडक्टर है, सबको मारेगा। सत्य वही होता है जो यथार्थ हो, अस्तित्ववान हो। और गांधी कहते हैं कि ये सत्य, दया, करुणा, परोपकार, जितनी मॉरल वैल्यूज हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ट्रुथ इज ट्रुथ, कोई हिंदू, इस्लामिक और क्रिश्चियन ट्रुथ नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है, सार्वभौम होता है, शाश्वत होता है। और उस सत्य का साक्षात्कार ही वो मानते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार है, ट्रुथ इज गॉड। और अगर, जैसा मैंने कहा कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को जनाभिमुख बना दिया उस महात्मा ने, उस सत्य का साक्षात्कार करना है, उस सत्य के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो कहां होगा? वो दरिद्र नारायण में वो साक्षात्कार हो सकता है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे पीछे पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति है, वहां जाकर के देखो, आपको ईश्वर दिखाई देंगे। उसकी सेवा ईश्वर की सेवा है। तो ये धर्म को वो कहते हैं कि जो जब कहते हैं कि यदि मैं शासक होता तो धर्म और राज्य को अलग अलग रखता, तो गांधी का आशय संस्थागत धर्म से है, विशेष धर्म से है। और जब गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है, तो उनका आशय नैतिक धर्म से है, सामान्य धर्म से है। नैतिकता से च्युत राजनीति गांधी को ग्राह्य नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन में गांधी नैतिक और आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित राजनीति की बात करते हैं, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि साध्य सिद्ध हो ही नहीं सकता और पवित्र हो ही नहीं सकता अगर साधन अपवित्र है। और गांधी ने जिस सत्याग्रह की शुरुआत की थी अफ्रीका से, उस सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने एक नई राजनीतिक संस्कृति और एक राजनीतिक प्रक्रिया हमें प्रदान की। उन्होंने राष्ट्र को इस तरह जोड़ा
मैंने आपसे निवेदन किया कि राजनीतिक लोक चेतना के स्तर पर जोड़ा, एक जनाभिमुख राजनीतिक संस्कृति उन्होंने पैदा की और सत्याग्रह की एक संस्कृति उन्होंने हमें दी। वो आए अफ्रीका से में थे तो वहां टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स सेटलमेंट, 2 आश्रम स्थापित किए थे उन्होंने, क्योंकि गांधी मानते थे कि लड़ाइयां 2 तरह की होती हैं, एक तो हिंसक युद्ध है और दूसरा अहिंसक युद्ध है। हिंसक युद्ध के लिए जो योद्धा संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, ये उससे ज्यादा कठिन युद्ध है। इसलिए उन्होंने आश्रमों की स्थापना की। वहां 2 आश्रम बनाए थे अफ्रीका में। भारत आए, शांति निकेतन पहले गए, लेकिन वो समझ गए यहां नहीं रह पाएंगे, और फिर वो गुजरात ही लौटते हैं, अहमदाबाद को चुनते हैं और अहमदाबाद के पास में ही बिल्कुल कोचरब में पहला आश्रम बनाते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के में छोड़ना पड़ता है, प्लेग फैल गया, तब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई अहमदाबाद के। और फिर बाद में आगे चल करके 2 दशक बाद, 1.5 दशक बाद वो सेवाग्राम, जो सेग्राम है, वहां वर्धा में जमनालाल बजाज जी की जमींदारी थी, वहां सेवाग्राम स्थापित होता है। ये सारे के सारे आश्रम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में जब कांग्रेस सेवा दल का आगे चल करके उदय होता है, ये गांधी की प्रयोगशालाएं थी। अभी बड़ी अच्छी किताब आई है प्रोफेसर BM शर्मा जी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, गांधी आश्रम पे, गांधी के सभी आश्रमों पे विस्तार से उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके वो किताब लिखी है। और वो इस्टेब्लिश किया है उन्होंने कि ये कार्यशालाएं थी, प्रयोगशालाएं थी अहिंसक युद्ध के लिए योद्धाओं को तैयार करने की। ये आश्रम प्रयोगशालाएं थी। वो अहिंसक युद्ध, उस युद्ध का नाम उन्होंने सत्याग्रह दिया। सत्याग्रह की शुरुआत अफ्रीका में होती है, लेकिन उसको पैसिव रेजिस्टेंस ही कहा जाए तो ज्यादा, निष्क्रिय प्रतिरोध ही कहा जाए तो ज्यादा बेटर है। जब 2007 से हम सत्याग्रह की शुरुआत मानते हैं, लेकिन कोई भी अवधारणा धीरे धीरे परिपूर्णता अर्जित करती है, और उसकी परिपूर्णता तो भारत में आकर के चंपारण, और चंपारण के बाद असहयोग आंदोलन के साथ जब सत्याग्रह का राष्ट्रव्यापी प्रयोग शुरू होता है, तब उसकी परिपूर्णता, उसकी दार्शनिक परिपूर्णता सामने आती है। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और प्रेम। ये सत्य की बात की मैंने, अहिंसा की बात करने वाले गांधी कोई दुनिया के पहले व्यक्ति नहीं थे। बहुतों ने बात की थी, ऋषियों मुनियों ने, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर टॉलस्टॉय ने और लोगों ने, बहुत से लोगों ने, बुद्ध ने, महावीर ने अहिंसा के उपदेश दिए थे। लेकिन कोई तो बात है कि आज जब दुनिया में अहिंसा की बात होती है तो सिंबल के रूप में सबसे पहले गांधी का चेहरा सामने आता है। 2 अक्टूबर उनकी जन्म तिथि विश्व अहिंसा दिवस है। और वो खास बात क्या है? वो खास बात है 3rd कंटेंट, प्रेम। सत्य, अहिंसा और प्रेम। ये प्रेम खास बात है गांधी के इस सत्याग्रह की रणशैली। अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग जिस प्राधिकार के खिलाफ, जिस सत्ता के खिलाफ, जिस अधिकारी के खिलाफ होता है, उसके प्रति कोई राग द्वेष मन में नहीं होता। उसे पराभूत करना उद्देश्य नहीं होता, नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो केवल ये होता है कि वो अन्याय के पक्ष पर है, वहां से न्याय के पक्ष पर आ जाए। ये तो मां भी करती है, बच्चे गलत काम करते हैं तो वर्जना करती है, थप्पड़ भी लगा देती है। लेकिन उस थप्पड़ में, उस वर्जना में बच्चे के प्रति मां के राग द्वेष की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। वो तो उसके अंतः मन के प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति है कि सही रास्ते पर चले। वही गांधी प्रेम जो है वो गांधी के सत्याग्रह का वैशिष्ट है। और गांधी के सत्याग्रह के जितने मैनिफेस्टेशन है, जितने स्वरूप हैं, जो संस्करण है, उन सब पर भी आप गौर करें
तो जैसा मैंने कहा कि अहिंसा की बात करने वाले गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं है, तो उन सब स्वरूपों की बात करने वाले भी गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे, भले गांधी उसके प्रतीक बन गए। अगर ये जो गांधी की अहिंसा थी वो एक सकारात्मक भाव था, वो केवल हिंसा के अभाव का नाम अहिंसा नहीं था। गांधी की अहिंसा वीरोचित गुण था, योद्धा का गुण था, क्योंकि गांधी मानते थे कि कायर व्यक्ति कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता। वो तो एक सांप का बच्चा भी देखता है तो लाठी लेके पहले खड़ा हो जाता है। ये साहसी व्यक्ति का गुण है। और ये जितने स्वरूप हैं सत्याग्रह के, असहयोग कोई नई बात तो नहीं, भाई आपका काम ठीक नहीं है मैं इसमें सहयोग नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन का बड़ा पुराना भाव था। सभी ने अवज्ञा, ये जो आप आज्ञा दे रहे हो मैं नहीं मान सकता, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा, मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा, क्योंकि उचित नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। बाइकॉट बड़ा गंदा काम इस आदमी ने किया। इसका रोटी बेटी का रिश्ता बंद, टाट बहात बंद, बिरादरी से गांव से इसका बहिष्कार, और जिस व्यक्ति का बाइकॉट हो जाता था उसका जीना दूभर। बड़ी पुरानी सामाजिक जीवन की परंपराएं थी, प्रतिवाद की, प्रतिरोध की, जिनका उपयोग समाज में, परिवारों में, गांव में होता चला आ रहा था। उपवास, घर में लोग खाना खाने बैठे, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया तो भाई फला कहां है साहब, वो तो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे। खाना एक व्यक्ति ने बंद किया, पेट में दर्द पूरे घर के होने लगा, सबका खाना रुक गया, बातचीत शुरू हो गई, मान मनोबल क्यों नाराज हो गई। ये उपवास भी बड़ा पुराना अस्त्र था जो परिवारों में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में जिस अस्त्र का प्रयोग प्रतिवाद और प्रतिरोध के लिए होता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था गांधी के इन सभी सत्याग्रह के संस्करणों में। फिर खास बात क्या थी कि गांधी उसके प्रतीक हैं। नया क्या था? वो केवल ये था कि गांधी ने प्रतिवाद और प्रतिरोध के इन परंपरागत सामाजिक जीवन के, भारतीय समाज के इन परंपरागत अस्त्रों को, सामाजिक जीवन के अस्त्रों को उनका राजनीतिकीकरण कर दिया, और उनका राजनीतिकीकरण करके दुनिया के उस सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का शक्तिशाली अस्त्र बना दिया, जिस साम्राज्य के लिए कहा जाता था कि उसमें सूरज नहीं डूबता है। दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता, सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के खिलाफ एक प्रभावशाली संघर्ष का, जन संघर्ष का, अहिंसक संघर्ष का अस्त्र गांधी ने उसे बना दिया। ये गांधी इस तरह से जिस सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक चेतना के साथ पहली बार नेशनल कैनवास पर एक राजनीतिक जन आंदोलन को उकेरा। गांधी के बारे में एक बड़ी भ्रामक धारणा है। भारतीय राष्ट्र निर्माण का जो समूचा इतिहास है उसमें जो गांधी की भूमिका है, तो लोग ये समझते हैं कि गांधी कुछ अति आदर्शवादी थे। मैं मानता हूं कि गांधी बेहद व्यवहारिक थे, बहुत बिहेवियरल थे, प्रैक्टिकल थे। गांधी ने चौरी चौरा में हिंसा आने के बाद असहयोग को ऐसे ही रोक दिया जैसे कोई ब्रेक लगा दे तूफान मेल में ड्राइवर अचानक। देश में एक संक्रमण पैदा हो गया उसके बाद। लेकिन गांधी ने एक डिक्टेटर की तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी नहीं बुलाई। तय तो हुआ था वर्किंग कमेटी में 30 मई 1920 को बनारस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें मोतीलाल नेहरू ने जलियांवाला बाग कांड की रिपोर्ट रखी थी। उसके बाद गांधी की नोटिस थी
और मतभेद भी था। बहुमत से पारित हुआ गांधी का असहयोग का प्रस्ताव और तय हुआ कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जो सितंबर में कलकत्ता में हुआ और वहां भी बहुमत से पारित हुआ। वहां भी मतभेद था, लेकिन सारे देश से, गांव गिराव से लोग जेल जाने लग गए असहयोग आंदोलन में। वो तूफान मेल की तरह चलता हुआ आंदोलन अहिंसा का समावेश होने के बाद गांधी ने रोक दिया। जो गांधी 1922 में इस तरह से ब्रेक लगा देते हैं इतने बड़े मूवमेंट पर, उसी गांधी को आप देखें 10 साल बाद 1930 में, 1927 में साइमन कमीशन का बाइकॉट का फैसला हुआ था, तो गांधी के आंदोलनों की एक विशेषता होती थी, वो कभी वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे। उन्होंने संघर्षात्मक कार्यक्रम अगर रखे थे असहयोग में, तो 10 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम भी रखे थे। अगर उन्होंने कहा कि विदेशी सामानों का बाइकॉट करो, विदेशी वस्त्रों की होली जला दो, तो देश में कपड़ा बनता नहीं, नंगे घूमों को क्या, वैकल्पिक शून्यता का सवाल। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं का बाइकॉट करो, तो इतने होनहार युवा बिना दीक्षा के रह जाए क्या, एक वैकल्पिक शून्यता का सवाल। इसलिए गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन खड़ा किया, विद्यापीठ स्थापित किए, जिसमें वो सब लोग अध्यापक और विद्यार्थी शामिल हुए जो बाइकॉट में कूदे थे, असहयोग आंदोलन में बाइकॉट के माध्यम से। उन्होंने चरखे और खादी का संस्थागत आंदोलन खड़ा किया और उसमें स्वदेशी भी था, स्वावलंबन भी था, उसमें गोखले भी थे, तिलक भी थे। वो एक नैतिक चेतना का आंदोलन भी था और वो डायरेक्ट एक्शन भी था ब्रिटिश सेंट्रलिज्म के आर्थिक स्वार्थों के ऊपर। सीधी चोट था लंकाशायर मिलों के मालिकों के व्यावसायिक हितों के ऊपर चरखे का आंदोलन गांधी का। और एक रफ टेक्नोलॉजी से बना हुआ, हाथ से कटा हुआ सूत, जगह जगह गांठें पड़ी हुई और करघे पर कटा हुआ कपड़ा, खादी का सूत काटो, गांधी आश्रम को दे दो, उसके बदले में कपड़े ले लो और ज्यादा है तो कुछ पैसे भी ले लो। एक स्वदेशी का भाव, स्वावलंबन का भाव, और उस कपड़े में इतना स्वाभिमान भर दिया उस महात्मा ने कि खादी पहना हुआ व्यक्ति बड़े बड़े रेशमी वस्त्र पहने हुए लोगों को तुच्छ समझता था, आत्मगौरव भर दिया उस वस्त्र में। तो वो कभी वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे। साइमन कमीशन के बाइकॉट का फैसला हुआ तो हुआ कि भाई एक कमेटी बने, वो बताए कि हमारा संविधान कैसा होगा, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी। 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में सबमिट हुआ रिपोर्ट, और इतना मतभेद था उस रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि 1905 में जो बनारस कांग्रेस में सेल्फ रूल गोपाल के गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना एक मोटो स्थापित किया था, उसी फ्रेमवर्क में पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर सुझाया गया था नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन जो नई पीढ़ी का नेतृत्व था, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, वो असहमत थे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि वो मानते थे कि पूर्ण स्वाधीनता के नीचे कुछ स्वीकार नहीं है, और लगता था कि प्रस्ताव गिर जाएगा, मतदान होगा 31 दिसंबर को 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में। लेकिन 31 दिसंबर की सवेरे जब अधिवेशन शुरू हुआ तो पहले गांधी जी का भाषण हुआ और गांधी ने कहा कि आप लोग इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, एक अल्टीमेटम के साथ कि सरकार अगर साल भर के भीतर इसे लागू करती है तो ठीक, क्योंकि उसमें सेल्फ रूल डिमांड किया गया था, भारत का शासन, स्वशासन भारत के लोगों के हाथ में। तो साल भर में सरकार लागू करे तो ठीक, नहीं, हम पूर्ण स्वाधीनता के संकल्प और उसके आंदोलन के लिए स्वतंत्र होंगे। और वो साल भर का अल्टीमेटम 1929 की लाहौर कांग्रेस में रात 31 तारीख की, दिसंबर की 31 तारीख 12 बजे रात के बाद वो अल्टीमेटम पूरा होता है, जब घड़ी की सुई 1 जनवरी की तारीख बताती है। और वहां जवाहरलाल जी खुद अध्यक्षता कर रहे थे और उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित होता है। तो ये एक समन्वय, वहां भी गांधी ने, जहां जहां मतभेद आते थे, गांधी एक समन्वय स्थापित करने वाले नायक की भूमिका निभाते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। फिर तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और तब से 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे।
और यही वजह थी कि जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो 2 महीने रुके रहे, 26 जनवरी से लागू किया। उसकी उसी ऐतिहासिकता के कारण उसे गणतंत्र दिवस का रूप दे दिया गया, क्योंकि असली स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त बन गया था। वही गांधी उसके तुरंत बाद नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। असहयोग में जिस गांधी ने अहिंसा के प्रयोग के साथ, अहिंसा के प्रवेश के बाद आंदोलन रोक दिया था, वही गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका कानून नहीं मानेंगे। और कानून भी बड़ा अदना सा, छोटा सा कानून पकड़ा उन्होंने, नमक न बनाने का, उसको वायलेट करने का, उसे डिफाइन किया। 350 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी मार्च गांधी ने क्या किया, पूरा देश चलने लगा। दांडी पहुंचे साबरमती से, और दांडी में समुद्र के किनारे पहुंच के गांधी ने किया क्या था, कोई खास बात नहीं थी। गांधी ने केतली में समुद्र का पानी भरवाया, जिसमें नमक होता था, उसे अंगीठी पर रखवा दिया, इतना ही तो हुआ था। वहां पानी खोलने लगा, भाप निकलने लग गई, नमक नीचे जमने लगा, इतना ही तो हुआ था, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जो सबसे खास बात थी कि उस केतली से निकलती हुई भाप के साथ उस महात्मा ने, जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं, असहयोग के बाद सभी ने अवज्ञा में 2 कदम आगे दिखाई देते हैं। और वही गांधी 1942 में, 8 अगस्त 1942 को बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में ललकार करके अंग्रेजों को कहते हैं, क्विट इंडिया, भागो अब यहां से, और देशवासियों को आवाहित करते हैं कि डू और डाई, करो या मरो। और चौरी चौरा जैसी अनगिनत घटनाएं सन 42 के मूवमेंट में हो गई। गांधी ने मूवमेंट को डिसोन नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी ली। गांधी बड़े प्रैक्टिकल थे, वो जानते थे कि सन 1922 में अगर हम हिंसा के सहारे आगे बढ़ते हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सत्ता के खिलाफ, तो इस कदर क्रश कर दिए जाएंगे कि हमारी आजादी का लक्ष्य 50 साल और दूर खिसक जाएगा। लेकिन सन 42 में वही गांधी जानते थे कि आम पक चुका है, अब तो थोड़ा हिट करने से उसे गिरना ही है जमीन पर। निर्णायक घड़ी आ गई है देश की आजादी के निर्णायक संघर्ष की। इसलिए उन्होंने देश के लोगों को कहा डू और डाई, और अंग्रेजों को ललकार के कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, भागो यहां से। और उस निर्णायक संघर्ष के साथ जो गांधी की राष्ट्रीय चेतना का जो मुख्य लक्ष्य था, भारत की स्वतंत्रता, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता अपने मुकाम तक पहुंचती है, देश आजाद होता है। आजादी के साथ राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं भी आती हैं, वो भी रिजॉल्व होती हैं। जो सांप्रदायिक विभेद कामयाब करने में फूट डालो और राज करो के तहत जो विभेद, राष्ट्रीयता की जो दूसरी संकीर्ण चेतनाएं थी, उनका दुरुपयोग करके जो विभेद अंग्रेजों ने पैदा किया था, चाहे वो इस्लामी राष्ट्र की चेतना रही हो या हिंदू राष्ट्र की चेतना रही हो, गांधी की जो व्यापक राष्ट्र चेतना की अवधारणा थी, उसके विपरीत जो संकीर्ण मानसिकताएं थी, इनके चलते पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन शेष हिंदुस्तान को गांधी और उनकी जो शिष्य मंडली का राष्ट्रीय नेतृत्व था, वो इंटीग्रेट करने में कामयाब होता है और दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा भारत की सरजमी पे रोपा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो जो समन्वय की चेतना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में गांधी के भीतर थी, उसका एक और उत्कर्ष आप देखें। गांधी उन दिनों दिल्ली में बिरला मंदिर के पीछे की हरिजन बस्ती में निवास करते थे। नेहरू और पटेल दोनों मिलने गए गांधी के पास और गांधी से कहा कि नेहरू ने कि बाबू जेनिंग्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? बोले एक्सपर्टाइज चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग होनी है, प्रारूप बनना है उसका। गांधी ने कहा कि क्यों, अपने पास लोग नहीं है क्या? कहा बताओ।
का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और उसके बाद जिस अंबेडकर साहब की संविधान सभा की सीट ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी, उन्हें सीट खाली करा करके पूना से संविधान सभा में आने का बंदोबस्त होता है। चलिए, संविधान सभा में आ गए, वो भी भूमिका निभाना चाहते थे उस युग दायित्व में। फिर प्रारूप समिति बनी तो उसके मेंबर हो गए। ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज में अपोजिशन पार्टीज के भी लोग आते हैं। अपने संख्या बल के अनुपात में बहुमत वाले सत्तारूढ़ दल का होता है। तो अंबेडकर साहब उस कमेटी में भी आ गए, इसमें भी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन खुद अंबेडकर साहब के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा जब जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि सारे कयासों को दरकिनार करके कि के एम पनिक्कर बनेंगे, फला बनेंगे, फला बनेंगे। उन्होंने घोषणा की कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप का काफी काम उससे पहले और भी उसकी और किसी संदर्भ में कभी चर्चा हो का अवसर मिलेगा तो की जाएगी, हुआ था। लेकिन अंबेडकर साहब के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने उसे एक शेप दिया। तो इस तरह अगर किसी विद्यार्थी से हम सवाल करते हैं कि भाई किसी एक आदमी का नाम बताओ जिसने देश को आजादी दिलाई हो, तो आजादी तो बहुतों के त्याग तपस्या से मिली, एक व्यक्ति का नाम कैसे बताएं? फिर भी एक व्यक्ति का बताओ तो आदमी छूटते ही कहता है मोहनदास करमचंद गांधी। और उस आजादी का संगीताकरण किसने किया, एक व्यक्ति का नाम बताओ तो ढेर सारे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। संविधान सभा तो एक बड़ा समूह था, लेकिन विद्यार्थी यही जवाब देता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये मौका किसने दिया अंबेडकर को, तो फिर जवाब बनता है गांधी। गांधी और अंबेडकर के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए किसी रिसर्च स्कॉलर को हम बैठा दें तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ढेर सारे मतभेद लेके आएगा। उनके वो सच हैं, उनमें कहीं लाल कलम नहीं लगाई जा सकती। लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मतभेद ही हमेशा विरासत नहीं होते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट से लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग तक मतभेदों के बीच एक गहरी सिंथेसिस भी है जो पुल बनाती है गांधी, अंबेडकर, नेहरू और पटेल के बीच। वो सिंथेसिस 20वीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्र निर्माण की सबसे उल्लेखनीय विरासत है, क्योंकि पिछली शताब्दी की दो सबसे बड़ी घटनाएं भारतीय राष्ट्र निर्माण की अगर है तो एक तो लंबे संघर्ष से मिली हुई आजादी और दूसरा उस आजादी का संगीताकरण करके दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा भारत की सरजमी पे रोपा जाना और उसका पल्लवित और विकसित होना। और इन सब के पीछे ढेर सारे नायकों के बीच तो सबसे बड़ा महानायक था, उस महानायक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और उस गांधी की हत्या भी होती है, लेकिन वो गांधी गोली से नहीं मरता, वो गांधी गाली से भी नहीं मरता। और आज जब गोली उस समय लगी उनको, जिस आध्यात्मिक और नैतिक चेतना से अनुप्राणित उनका व्यक्तित्व था, जैसे हनुमान जी का ने सीना चीरा तो उसके भीतर राम और सीता ही दिखाई दिए। गांधी के सीने को जब गोडसे की गोली ने छलनी किया तो और कुछ नहीं निकला, हे राम निकला। वो गांधी भारतीय राष्ट्र निर्माण के इतिहास का वो महानायक भारतीय इतिहास में अमर है। वो गोली से मरता नहीं है, गाली से मरता नहीं है। और अब राष्ट्रीय जीवन में इस पर एक आम सहमति है कि गांधी से असहमत लोग भी अब गांधी से सहमत हैं, और सहमत हो या ना हो उनकी मजबूरी है कि वो गांधी से अपने को सहमत दिखाएं। इसलिए आज गांधी के प्रति एक आम सहमति का भाव देश में है। गांधी को हर कोई पकड़ने की कोशिश करता नजर आता है, जो नहीं भी पकड़ता था वो भी करता हुआ नजर आता है। गो गांधी को कोई भर बाह पकड़ता है, किसी गांधी में बाह में गांधी नहीं समाते
तो गांधी की बाह पकड़ता है, कोई बाह नहीं पकड़ता, उंगली पकड़ता है, कोई पकड़ नहीं सकता, छूता है गांधी को, कोई हाथ से छूता है, कोई उंगली से छूता है, कोई झाड़ू से छूता है, लेकिन गांधी को पकड़ना, गांधी को छूना कंपल्सन है भारत के राष्ट्रीय जीवन का। जिस तरह किसी हिंदू की पूजा श्री गणेशाय नमः के बिना शुरू नहीं हो सकती, भारतीय राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र निर्माण की चर्चा गांधी के बिना शुरू नहीं हो सकती। भारत में सियासत की बातचीत गांधी के नाम लिए बिना नहीं शुरू हो सकती। ये हमारे राष्ट्रीय जीवन में गांधी का वैशिष्ट्य है और ऐसे महात्मा का ये 150वां जयंती वर्ष है जिस पर इस तरह की चर्चाएं, खास करके आज के कोविड-19 के ठहरे हुए जनजीवन के दौर में इस तरह के वेब माध्यमों से चर्चाएं, और खास करके जो ये अंशु केडिया जी ने यूट्यूब पे, क्योंकि इन वेब चर्चाओं को एक स्थायित्व उस चैनल पे प्राप्त होगा, ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं भारतीय राष्ट्र निर्माण के उस महानायक को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एंड करो।